तो अब सीधे चलते हैं जसप्रीत के पास, जो बताएंगे कि आखिर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक सैटर्न मिसाइल की और क्या खासियत है। बिल्कुल शिवानी, अब मैं बताऊंगी कि 18,000 किलोमीटर की रेंज का मतलब क्या है। अगर पुतिन की ये मिसाइल सैटर्न 18,000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती है तो दुनिया के कौन कौन से देश इसकी जद में आएंगे। रूस से अमेरिका की हवाई दूरी 7,800 किलोमीटर है, यानी रूस इस मिसाइल के जरिए जब चाहे अमेरिका पर वार कर सकता है। इसके अलावा रूस से ब्रिटेन की दूरी 2900 किलोमीटर है, यानी ब्रिटेन भी इस रूसी मिसाइल की जद में आता है। यही नहीं, रूस से सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद ऑस्ट्रेलिया को भी सैटर्न मिसाइल अपना निशाना बना सकती है। रूस से ऑस्ट्रेलिया की हवाई दूरी 14,400 किलोमीटर है, जबकि सैटर्न की रेंज 18,000 किलोमीटर है। रूस ने अपने 31 दुश्मन देशों की जो लिस्ट जारी की थी, उनमें जापान का भी नाम शामिल है। जापान की रूस से दूरी 7,400 किलोमीटर है, यानी ये भी सैटर्न की रेंज में है। कनाडा, जो रूस से करीब 7,000 किलोमीटर दूर है, वो भी सैटर्न की रेंज में आता है। और कहते हैं कि युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि रणनीति से लड़ी जाती है, और ये बात इस वक्त रूस और यूक्रेन दोनों के मुंह में नजर आ रही है। कुछ सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दावा किया जा रहा है कि रूस के जंगी बेड़े को बड़ा दिखाने के लिए डमी यानी कि नकली फाइटर विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस के कुछ एयरबेस पर ऐसे डमी विमानों को असली फाइटर विमानों के साथ सजाकर खड़ा किया गया है। रूस के सैन्य ठिकानों का पता मिल गया। गूगल मैप पर दिखे रूस के फौजी ठिकाने। फर्जी टैंक और जेट से चकमा देने की साजिश। पश्चिमी देशों को बेवकूफ बनाने की कोशिश। यूक्रेन ने गूगल मैप्स पर बने रूसी सेना के कई ठिकानों की तस्वीरें जारी की। ऐसा करके ज़ेलेंस्की सरकार ने यह बताने की कोशिश की कि उनकी नजर पुतिन की सेना की हर हरकत पर है। इस तस्वीर में नेनॉक्स परीक्षण स्थल दिख रहा है, जहां गुप्त ब्यूरोवेस्टनिक मिसाइल और एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर में समंदर किनारे रूसी जंगी जहाज खड़े दिख रहे हैं, जिसमें परमाणु संचालित मिसाइल क्रूजर भी शामिल है। गूगल मैप ने रूसी एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल फ्लोटा सोवेत्स्कोगो सोयूजा की तस्वीर भी जारी की है। गूगल मैप की इस हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरों में रूस के मरमंस्क, कामचटका और कुर्स्क की सैन्य कमांड पोस्ट दिख रही है, जहां फाइटर जेट दिख रहे हैं। यूक्रेन ने जो तस्वीरें जारी की हैं, उसमें रूस के इस्कंदर बेस की मिसाइल साइलो की तस्वीरें भी शामिल हैं, जबकि इस तस्वीर में परमाणु हथियार से लैस पनडुब्बियां नजर आई। इनके ठीक बगल में छोटी पनडुब्बियां भी वहां खड़ी दिख रही हैं। इसके अलावा कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें रूस के अलग अलग सैन्य कमांड पोस्ट दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन से जंग के बीच आई रूसी सेना के ठिकानों की तस्वीरों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच गूगल ने अपने बयान में कहा है, रूस के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को दिखाने के लिए हमने अपने गूगल मैप नियम में कोई बदलाव नहीं किया है। जंग के बीच ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस पूर्वी यूक्रेन में हमलों के लिए रूसी सेना की ताकत को बढ़ाने में लगा है, क्योंकि पुतिन की सेना डोनबास पर कब्जे की रणनीति पर काम कर रही है। रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि रूस फर्जी टैंकों और फर्जी लड़ाकू विमानों के जरिए पश्चिमी देशों को चकमा देने की कोशिश कर रहा है, ताकि सैटेलाइट तस्वीरों को देखकर लगे कि रूस की सेना और उसके हथियार अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन सच्चाई यह है
कि रूसी सेना अपने वायुसेना के वास्तविक आकार को बढ़ा रही है। लड़ाकू विमानों को तैनात किया जा रहा है, खतरनाक मिसाइलों को लॉन्च किया जा रहा है, परमाणु पनडुब्बियां भी तैनात की जा रही हैं। सैन्य कमांड बेस पर रूसी सेना की आवाजाही में बढ़ोतरी देखी जा रही है। रूस के सैन्य ठिकानों और हथियारों की सैटेलाइट तस्वीरें तब सामने आई हैं जब पुतिन की सेना ने यूक्रेन के 300 से ज्यादा ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की है। इस बीच यूक्रेन की नेवी के कमांडर ने भी दुनिया से अपील की है कि हमारे पास रूसी सेना से लड़ने के लिए बस आखिरी वक्त बचा है। Наше звернення до світу. Це може бути нашим останнім зверненням. В нас, можливо, залишились лічні дні або години. Угрупування противника в десятки разів перебільшує нас. Вони мають панування у повітрі, в артилерії, в угрупуваннях, які діють на суходолі. क्योंकि काला सागर में रूसी युद्धपोत के डूबने के बाद रूसी सेना ने जबरदस्त हमले की रणनीति तैयार की है। रूसी सेना को नो मर्सी के आदेश मिल चुके हैं, जिसका असर दिखना शुरू हो गया है। यानी रूसी सेना पूरी ताकत से डोनबास पर कब्जे के लिए आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई है। ज़ेलेंस्की इस बात की आशंका जता चुके हैं कि अब जंग में पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और वहीं रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग से रोजाना कोई ना कोई चौंकाने वाली खबर आ रही है। और अभी तक इस बात का दावा किया जा रहा था कि लगातार खिंच रही जंग की झल्लाहट में पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि फिलहाल रूस ने परमाणु हमले का प्लान टाल दिया है। लेकिन क्या इस दावे को सच माना जा सकता है? इस पर बड़े सवाल हैं, क्योंकि पुतिन के दिमाग में कब कौन सा प्लान चल रहा है ये बात कोई नहीं जानता। घातक हथियार, भयावह हमले, जोरदार धमाके, ताबड़तोड़ वार, जानलेवा मकसद, खौफनाक साजिश, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का मैदान खौफनाक कयासों से भरा पड़ा है। दुनिया इस बात से डरी है कि कहीं इस जंग की आंच परमाणु जखीरे तक न पहुंचे। ये डर इसलिए क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन को तमाम देश मदद कर रहे हैं, उससे ये जंग खिंचती जा रही है, जिस वजह से पुतिन के लिए इस जंग को खत्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है, और वो है परमाणु हमला।
लेकिन इसी परमाणु हमले से जुड़ी एक नई खबर का पर्दाफाश हुआ है। रूस के एक बड़े मंत्री का परमाणु बम के इस्तेमाल पर बड़ा बयान आया है, जिसमें पुतिन की परमाणु हमले से जुड़ी नई नीति के संकेत मिल रहे हैं। इस नए संकेत के मुताबिक अब तक जो रूस लगातार परमाणु चेतावनी जारी कर रहा था, उसी रूस ने फिलहाल परमाणु हमले का प्लान टाल दिया है। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जिसने पुतिन को परमाणु हमले पर अपने पांव खींचने पर मजबूर कर दिया है? वो कौन सी वजह है जो पुतिन को चेतावनियां वापस लेने पर मजबूर कर रही है? इसे समझने के लिए परमाणु बम के इस्तेमाल के नतीजों को समझना होगा। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आखिर अभी तक पुतिन इस जंग को लेकर क्या सोच रहे हैं। पता चला है कि यूक्रेन में चल रही जंग को पुतिन ने अब तक सिर्फ स्पेशल ऑपरेशन का नाम दिया है। रूस अभी तक इसे बड़े पैमाने पर चल रही जंग नहीं बता रहा है। हालांकि जंग में भारी भरकम मिसाइलें और रूस के सबसे घातक जंगी जहाज तक मोर्चे पर तैनात किए गए हैं। बड़े पैमाने पर तबाही मची है और शहर के शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन रूस से जंग मानने को तैयार नहीं है। ऊपर से मारियोपोल और बुचा की तस्वीरें रूस की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। माना जा रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी इन दोनों शहरों की घटनाएं पुतिन की मुश्किलें बढ़ाएंगी। इसलिए पहले रूस ने कहा था कि परमाणु बम का इस्तेमाल केवल तभी होगा जब रूस के वजूद पर खतरा हो। लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि इसी बीच यूक्रेन पर लगातार परमाणु बम गिराने की खबरें भी सुर्खियों में बनी रही। खबरें ये भी आईं कि पुतिन यूक्रेन पर कम ताकत वाले परमाणु बमों से हमले की योजना बना रहे हैं। ये ऐसे बम होते हैं जो किसी एक शहर को या 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में फैले शहर को तबाह करने के मकसद से गिराए जाते हैं। लेकिन खतरा ये है कि इस तरह के बम गिराने के बावजूद रूस इस जंग को खत्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि काफी माथापच्ची के बाद भी पुतिन के सलाहकार कोई ऐसी जगह नहीं चुन पाए हैं जिस पर हमला करने से जंग को खत्म किया जा सके। ऐसे टारगेट तय करने की कोशिश भी हुई तो उन जगहों की गिनती दर्जनों में पहुंच गई जिन पर एक साथ बम गिराने से जंग खत्म हो सकती है। इसमें भी जोखिम ज्यादा है। जोखिम ये कि तबाही तो बहुत बड़े पैमाने पर होगी, जिसके लिए रूस को लंबे वक्त तक जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इतना ही नहीं, इतिहास की इस घटना की तुलना हिरोशिमा नागासाकी से होने लगेगी। लेकिन अगर यूक्रेन की जंग उन हमलों के बाद भी खत्म नहीं हुई तो रूस के लिए फजीहत बढ़ जाएगी। अगर परमाणु बम गिराने के बाद भी नतीजा नहीं निकला तो सुपर पावर रूस की ताकत ही सवालों के घेरे में आ जाएगी। ऊपर से जंग में नेटो और अमेरिका शामिल हो जाएंगे। मतलब ये कि पुतिन को तलाश है यूक्रेन के 5-6 किलोमीटर वाले कुछ ऐसे टारगेट की जिनका खात्मा होते ही जंग खत्म हो जाए। अगर ये टारगेट न मिले तो परमाणु बम गिराने से पुतिन को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। इसलिए यूक्रेन की जंग में अब तक रूस ने परमाणु बमों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हमेशा दुश्मन के दिल में परमाणु ताकत का डर पैदा करने की कोशिश जरूर की। यही वजह भी है कि इस जंग को खत्म करने के लिए पुतिन ने ज़ेलेंस्की सरकार के सामने समझौतों की कई शर्त रख दी हैं। हालांकि ये शर्त क्या है इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन शर्तों से जुड़ा ड्राफ्ट मॉस्को की तरफ से जारी किया गया है। इस ड्राफ्ट में साफ कहा गया है कि बातचीत से पहले यूक्रेन सरकार को रूस की शर्तें माननी होगी। अब इन शर्तों के बाद पुतिन सरकार को ज़ेलेंस्की के जवाब का इंतजार है।
इससे पहले भी दोनों देशों के बीच बातचीत से सुलह कराने की कोशिश हुई थी, लेकिन तब कोई नतीजा नहीं निकल पाया। ऐसे में रूस ने इसका ठीकरा भी यूक्रेन के सिर पर फोड़ दिया। पुतिन सरकार का आरोप है कि यूक्रेन हमेशा समझौते पर बात करने से भागता रहा है। साथ ही उसने ये भी कहा कि ज़ेलेंस्की सरकार अपने कहे शब्दों पर कायम नहीं रहती।